एग्री स्टडी इंडिया में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम क्लास लेके आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर 4 सेमेस्टर के लिए। जो आपका पेपर है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं हम आज की श्रृंखला की तरफ, जिसमें हम आपको आज मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। चलते हैं अपनी श्रृंखला की तरफ। तो पहला प्रश्न हमारा है, आलू में हरे रंग का कारण होता है। आलू में जो हरापन हो जाता है वो उसका कारण क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सोलेनिन, ऑप्शन 2 कैप्सिनिन, ऑप्शन 3 क्यूरेसिटीन और ऑप्शन 4 क्यूकुरबिटासिन। तो आलू में जो हरेपन का कारण होता है वो होता है हमारा ऑप्शन 1 सोलेनिन जो होता है वो हमारा आलू में हरेपन का कारण होता है। जब आलू हमारा एक्सपोज हो जाता है सनलाइट में जब खुला हो जाता है, खुला रह जाता है, मिट्टी हट जाती है, तो उसमें क्या होता है, आलू में हरापन आ जाता है। और किसके कारण आ जाता है? सोलेनिन के कारण आ जाता है, सोलेनिन के कारण। तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। 2 कहता है टमाटर के बीज उपचार हेतु प्रयोग में लाते हैं। टमाटर में जो सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें किस रसायन के द्वारा हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे? तो ऑप्शन 1 कहता है इमिडाक्लोप्रिड, ऑप्शन 2 कहता है नोवान, ऑप्शन सी सेवान और ऑप्शन डी थीरम। तो जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो सीड ट्रीटमेंट करेंगे ऑप्शन 4 के साथ, थीरम के साथ जाएंगे। तो थीरम से जो है वो हम टमाटर के सीड को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का जो ऑप्शन है वो 4 है, वो हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 कहता है सिंचित दशा में धनिया की औसत उपज कुंटल प्रति हेक्टेयर है। इरिगेशन कंडीशन में जो धनिया लगा रहे हैं तो उसकी जो औसत उपज जो है वो कुंटल प्रति हेक्टेयर कितनी होगी? तो इसको देखते हैं। ऑप्शन ए 5 से 10, ऑप्शन 2 10 से 15, ऑप्शन 3 15 से 20 और ऑप्शन 4 20 से 25। तो प्रश्न संख्या 3 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है वो धनिया की औसत उपज होगी इरिगेशन कंडीशन में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। इलायची किस कुल से संबंधित है? इलायची किस कुल से संबंधित है, प्रश्न ये कहता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 अम्बेलिफेरी, इसमें एम जो है वो आधा बनता है, अम्बेलिफेरी। ऑप्शन 2 जिंजीबरेसी, ऑप्शन 3 जो है एपोसाइनेसी और ऑप्शन 4 जो है मिर्टेसी। तो इलायची का जो कुल होता है, तो इलायची का कुल होता प्रश्न संख्या 4 का 2 जिंजीबरेसी जो है वो इलायची का कुल होता है। इलायची की जो फैमिली है जिंजीबरेसी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कहता है सौंफ में औसत उपज कुंटल प्रति हेक्टेयर क्या होगी? सौंफ की 1 हेक्टेयर में औसत उपज कितनी होगी? तो ऑप्शन देखते हैं। 10 से 12, ऑप्शन 2 5 से 8, ऑप्शन 3 15 से 18 और ऑप्शन 4 20 से 25। सॉरी। तो सौंफ की जो औसत उपज कुंटल प्रति हेक्टेयर होगी वो होगी ऑप्शन 1 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है वो सौंफ की औसत उपज होगी। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं कि मूली में तीखापन किस तत्व के कारण होता है? मूली में जो चरपराहट होती है, जो तीखापन होता है, वो किस तत्व के कारण होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। सोलेनिन के कारण, ऑप्शन 2 कैप्सिनिन के कारण, ऑप्शन 3 आइसोसाइनाइड के कारण और ऑप्शन 4 क्यूकरबिटासिन के कारण। तो देखिए मूली में जो चरपराहट होती है, जो तीखापन होता है, वो आइसोसाइनाइड के कारण होता है। आइसोसाइनाइड के कारण जो होती है मूली में चरपराहट होती है। मूली में जो चरपराहट होती है वो आइसोसाइनाइड के कारण। तो सोलेनिन आपको बता ही दिया है कि आलू में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। कैप्सिनिन जो होता है वो मिर्च में तीखेपन के लिए उत्तरदायी होता है। और कुकुरबिटासिन की अगर बात किया जाए तो कुकुरबिटासिन जो होता है वो
खीरा जो है खीरे में कर्बाहट के लिए उत्तरदायी होता है। तो प्रश्न संख्या 6 का जो है हमारा ऑप्शन 3 आइसोसाइनेट जो मूली में तीखेपन के लिए उत्तरदायी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। 7वां कहता है भारत में हल्दी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो भारत में जो हल्दी होती है तो उसमें कौन सा स्टेट है जो सर्वाधिक उत्पादन देता है। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन 4 उड़ीसा। तो हल्दी उत्पादन में जो भारत में अग्रणी राज्य है वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है वो हल्दी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो 7 का जो प्रश्न हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 जो है आंध्र प्रदेश हमारा सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 8वां प्रश्न कहता है टमाटर में की पर्णकुंचन बीमारी किसके कारण होती है। टमाटर की जो लीफ कर्ल डिजीज़ होती है वो किसके कारण होती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मक्खी, सफ़ेद मक्खी यानी वाइट फ्लाई, ऑप्शन 2 थ्रिप्स, ऑप्शन 3 लीफ हॉपर और ऑप्शन 4 जो है वो माहू होती है। तो टमाटर की जो लीफ कर्ल डिजीज़ होती है वो होती है हमारे ऑप्शन ए सफ़ेद मक्खी के कारण होती है। वो लीफ कर्ल डिजीज़ आ जाती है, इसमें टमाटर की जो पत्तियां होती हैं वो मुड़ने लगती हैं। तो 8 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो 1 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 9 और 9 को देखते हैं अदरक की उत्परिवर्तित किस्म है। जो अदरक की म्यूटेंट वैरायटी है वो कौन सी वैरायटी है। अदरक की म्यूटेंट जो किस्म है वो कौन सी है। तो देखते हैं नंबर 1 बरधा और नंबर 2 सुरभि, नंबर 3 मरान और नंबर 4 हिमगिरी। तो अदरक की जो उत्परिवर्तित मीन्स म्यूटेंट वैरायटी है। तो म्यूटेंट वैरायटी की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 जो सुरभि है वो हमारी ऑप्शन राइट होगा। तो सुरभि जो वैरायटी है वो अदरक की म्यूटेंट वैरायटी यानी कि उत्परिवर्तित किस्म है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 और प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं कच्ची हल्दी की औसत उपज कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यानी कच्ची हल्दी जो होती है उसको 1 हेक्टेयर में कितनी उपज होती है। तो उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कच्ची हल्दी की औसत उपज कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो ऑप्शन देखते हैं 100 से 150, 300 से 400, 200 से 250, 400 से 500। तो कच्ची हल्दी की जो औसत उपज हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर होती है वो 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर कच्ची हल्दी 1 हेक्टेयर में उनको प्राप्त होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 प्रश्न देखते हैं टमाटर में लाल रंग किस तत्व के कारण होता है। टमाटर में जो लाल रंग होगा वो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए सोलेनिन, ऑप्शन 2 कैप्सिनिन, ऑप्शन 3 क्यूरेसिटीन और ऑप्शन 4 लाइकोपिन। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 टमाटर की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है। टमाटर की जो सूत्रकृमि नेमेटोड रेजिस्टेंस जो किस्म है वो कौन सी है। ऑप्शन टमाटर की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म कौन सी है। इसको ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए पूसा 120, ऑप्शन 2 पूसा बहार, ऑप्शन 3 अर्का विकास और ऑप्शन 4 पूसा रोहिणी। तो टमाटर की जो सूत्रकृमि रेजिस्टेंस जो वैरायटी है किस्म वो पूसा 120 है। टमाटर की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म पूसा 120 है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 और प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं सौंफ में सुगंध का कारण होता है। सौंफ में जो सुगंध होती है जो एसेंट होती है वो किस तत्व के कारण होती है। ऑप्शन ए एनिथॉल, ऑप्शन 2 लेनोलॉल, ऑप्शन 3 जिरेनियोल और ऑप्शन 4 ओलियोरेसिन। तो प्रश्न संख्या जो 13 है 13 का जो ऑप्शन होगा हमारा 1 होगा। एनीथॉल के कारण जो सौंफ में है वो सुगंध होती है। सौंफ में सुगंध एनीथॉल के कारण होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित में से किस फसल को मसालों की रानी कहा जाता है। क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लौंग, ऑप्शन 2 काली मिर्च, ऑप्शन 3 जीरा और ऑप्शन 4 इलायची। तो क्वीन ऑफ
जो स्पाइसेस कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर 4 इलायची को कहा जाता है क्वीन ऑफ स्पाइसेस। तो प्रश्न संख्या 14 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। लौकी का उत्पत्ति स्थल है, ओरिजिन प्लेस जो है वो पूछा गया है लौकी का। तो लौकी का ओरिजिन प्लेस कौन सा है? लौकी का उत्पत्ति स्थल, तो उत्पत्ति स्थल में देखते हैं ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन दे रखा है भारत, तीसरा ऑप्शन दे रखा है चीन और चौथा ऑप्शन दे रखा उत्तरी अफ्रीका। तो लौकी का जो उत्पत्ति स्थल है वो उत्तरी अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। आलू में पछेती झुलसा का कारण है। आलू में पछेती झुलसा का कारण है, तो इसके ऑप्शन को एक बार देखते हैं। ऑप्शन 1 फाइटोपथोरा, ऑप्शन 2 अल्टरनेरिया, ऑप्शन 3 सूत्रकृमि यानी कि नेमेटोड और ऑप्शन 4 वायरस। तो देखिए आलू में जो पछेती झुलसा है, झुलसा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो अगेती झुलसा होता है और एक तो पछेती झुलसा होता है। इसमें पछेती झुलसे के बारे में बात की जाएगी यानी कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस जो है वो आलू के पछेती झुलसा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये जो है हमारा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। भिंडी में आधारीय बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी रखते हैं। भिंडी में यदि हम फाउंडेशन सीड ले रहे हैं तो उसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस है वो कितनी रखेंगे? तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है 100, ऑप्शन 2 दे रखा है 200, ऑप्शन 3 दे रखा है 50 और ऑप्शन 4 दे रखा है 400। तो फाउंडेशन सीड में किसके? भिंडी के, ओकरा के फाउंडेशन सीड के लिए जो हम आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो 400 मीटर रखेंगे। 400 मीटर जो है फाउंडेशन सीड ओकरा के लिए जो है वो रिकमेंड की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 और 18 को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फूल गोभी की सेल्फ ब्लांच्ड किस्म है? तो सेल्फ ब्लांच्ड किस्म पूछी गई है फूल गोभी की। तो उसमें ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है पूसा दिवाली, ऑप्शन नंबर 2 पूसा शुभ्रा, ऑप्शन नंबर 3 पूसा स्नोबॉल फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 4 पूसा स्नोबॉल 16। तो जो फूल गोभी की सेल्फ ब्लांच्ड किस्म है वो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। पूसा स्नोबॉल जो है वो सेल्फ ब्लांच्ड किस्म है। तो 18 का ऑप्शन जो है वो 3 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। 19 कहता है ब्लास्म इंड रॉट विकार का कारण है। ब्लास्म इंड रॉट विकार जो है उसका क्या कारण है, किस कारण से ये लगता है? तो ब्लास्म इंड रॉट विकार का कारण ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन इसमें क्या क्या आ रहा? ऑप्शन ए सल्फर की कमी, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन 3 वायरस और ऑप्शन 4 कैल्शियम की कमी। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ब्लास्म इंड रॉट विकार है वो किस में लगता है? तो वो जो विकार लगता है वो लगता है टमाटर में। टमाटर में ये जो है विकार लगता है और उस विकार में क्या होता है, जो टमाटर होता है वो नीचे की तरफ से सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है और उस पर धब्बा पड़ जाता है। तो ये जो विकार होता है वो लगता है कैल्शियम की डिफिशियंसी से। कैल्शियम की कमी के कारण ब्लास्म इंड रॉट जो है वो डिजीज़ हो जाती है और ये टमाटर में लगती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20। उत्तर भारत में धनिया बुआई का उचित समय है। उत्तर भारत में धनिया बुआई का उचित समय है। एक सेकंड। उत्तर भारत में धनिया बुआई का उचित समय है। तो हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया की, कि नॉर्थ इंडिया में जो धनिया बुआई का समय होता है वो क्या होता है, उचित समय क्या होता है? तो ऑप्शन ए मिड जून मिड जुलाई, ऑप्शन 2 मिड अगस्त टू मिड सितंबर, ऑप्शन 3 मिड अक्टूबर से मिड नवंबर और ऑप्शन 4 मिड दिसंबर टू मिड जनवरी।
तो उत्तर भारत में जो धनिया बुआई का उपयुक्त समय होता है वो मिड अक्टूबर से मिड नवंबर होता है। मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक जो है वो धनिया बुआई के लिए उपयुक्त समय होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 को, जीरे का मुख्य अवयव है। जीरे का मुख्य अवयव है। मुख्य अवयव का मतलब है जीरे में जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए ओलियोरेसिन, ऑप्शन 2 करक्यूमिन, ऑप्शन 3 क्यूमिनॉल और ऑप्शन 4 एनीथॉल। तो देखिए जीरे का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 3 क्यूमिनॉल। क्यूमिनॉल जो है वो जीरे का मुख्य अवयव होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। धनिया किस कुल से संबंधित है। धनिया की फैमिली क्या है, धनिया किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे गए हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे गए हैं। ऑप्शन ए ग्रेमिनी, जिसको पोएसी बोलते हैं। ऑप्शन 2 एरेसी, ऑप्शन 3 एपीएसी, ऑप्शन 4 लिलिएसी। तो धनिया की जो फैमिली है वो है ऑप्शन नंबर 3 एपीएसी फैमिली से धनिया बिलोंग करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23, पूसा मेघना उन्नतशील किस्म है। पूसा मेघना जो है वो उन्नतशील किस्म है। पूसा मेघना उन्नतशील किस्म है। ऑप्शन 1 को देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, प्याज की। ऑप्शन 2 फूल गोभी की। ऑप्शन 3 लौकी की और ऑप्शन 4 भिंडी की। जो पूसा मेघना जो किस्म है वो है ऑप्शन नंबर 2 आपकी फूल गोभी की। पूसा मेघना जो है वो फूल गोभी की उन्नतशील किस्म है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है, पौधरोपण द्वारा प्याज की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। यानी 1 हेक्टेयर में हम प्याज को के बीजों की बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कितना बीज देना पड़ेगा। तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए 8 से 10, ऑप्शन 2 12 से 15, ऑप्शन 3 15 से 20 और ऑप्शन 4 20 से 25। तो देखिए प्याज को हम नर्सरी के लिए प्रयोग करेंगे तो 8 से 10 किलोग्राम जो है वो बीज दर हमें लगानी पड़ेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25, हल्दी में पीला रंग किस के कारण होता है। किस पिगमेंट किस तत्व के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। तो ऑप्शन ए लाइकोपिन, ऑप्शन 2 निकोटीन, ऑप्शन 3 करक्यूमिन और ऑप्शन 4 कैप्सिनिन। तो जो हल्दी का पीला रंग होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 3 करक्यूमिन के कारण हल्दी में जो है वो पीला रंग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। अदरक उत्पादन में अग्रणी राज्य है। लीडिंग जो स्टेट है प्रोडक्शन ऑफ जिंजर वो कौन सा है। अदरक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा और ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका केरल। तो अदरक के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो ऑप्शन नंबर 4 हमारा केरल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो केरल हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसको केरल लगा लीजिएगा, थोड़ा सा लगा ही देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है अदरक उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो हो जाएगा आपका केरला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27, कैटफिश निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है। कैटफिश एक बीमारी है और इस या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इसको कह सकते हैं। ये किस फसल से संबंधित है इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 भिंडी, ऑप्शन नंबर 2 आलू, ऑप्शन नंबर 3 टमाटर और ऑप्शन नंबर प्याज। तो देखिए कैटफिश जो डिजीज़ लगती है वो लगती है टोमेटो में जो है कैटफिश डिजीज़ लगती है और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा ऑप्शन ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
नत्रजन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फूल गोभी में हो जाती है? नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी यानी कि कमी के कारण फूल गोभी में कौन सी बीमारी हो जाती है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ब्राउनिंग, ऑप्शन नंबर 2 बटनिंग, ऑप्शन नंबर 3 व्हिपटेल और ऑप्शन नंबर 4 ब्लाइंडनेस। तो देखिए, ब्राउनिंग जो होती है वो बोरॉन की कमी से होती है और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा ऑप्शन ठीक होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा ऑप्शन सही जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बटनिंग जो है वो है हमारे नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी के कारण जो है फूल गोभी में उसका जो कर्ड होता है वो कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है, बटन के आकार का हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए इसको बटनिंग बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लहसुन में तीखापन किस तत्व के कारण होता है? लहसुन में जो तीखापन होता है वो किस तत्व के कारण होती है? तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर 2 कैप्सेनिन, ऑप्शन नंबर 4 आपका डाई एलाइल डाईसल्फाइड। तो हमारा ऑप्शन नंबर 29 का जो आंसर है वो डाई एलाइल डाईसल्फाइड जो है वो ऑप्शन हमारा ऑप्शन सही जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। अर्का हरित किस्म है? अर्का हरित किस्म है तो इसका ऑप्शन को देखते हैं। अर्का हरित किस्म है। ऑप्शन ए लौकी, ऑप्शन 2 प्याज, ऑप्शन 3 टमाटर, ऑप्शन 4 करेला। तो अर्का हरित जो किस्म है वो हमारी करेले की किस्म है। अर्का हरित जो है वो करेले की किस्म है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31 कहता है IIBR कहाँ स्थित है? IIBR कहाँ स्थित है? तो IIBR को कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन 2 बरेली, ऑप्शन 3 बेंगलुरु और ऑप्शन 4 वाराणसी। तो देखिए IIBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो ऑप्शन नंबर 4 हमारा वाराणसी में स्थित है, जिसको कहते हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। पूसा मेघना उन्नतशील किस्म है? पूसा मेघना जो किस्म है वो की है, ये प्रश्न कर रहा है। पूसा मेघना उन्नतशील किस्म किसकी है? तो ऑप्शन ए प्याज की, ऑप्शन बी फूल गोभी की, ऑप्शन 3 लौकी की और ऑप्शन 4 भिंडी की। तो पूसा मेघना जो हमारी किस्म है वो फूल गोभी की किस्म है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा ऑप्शन इस प्रश्न का जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। 33 प्रश्न में क्या कहता है? आलू में अधिकतम कंद उत्पादन हेतु तापक्रम होना चाहिए। आलू में कंद उत्पादन हेतु यानी हमको आलू की फसल लेनी तो उसमें कंद उत्पादन हेतु हमें कितना तापक्रम उचित रहना चाहिए जिससे कि हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो? तो ऑप्शन 1 दे रखा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 2 दे रखा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 3 दे रखा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन 4 दे रखा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आलू में कंद उत्पादन के लिए जो है वो तापक्रम चाहिए होता है और इसको अगर कभी आता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तब भी ये आंसर जाएगा। ठीक है, तो 20 मिले या 21 मिले दोनों में से किसी को भी आप लगा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 34 कहता है सिंचित दशा में धनिया की औसत उपज कुंटल प्रति हेक्टेयर। इरिगेशन कंडीशन में जो धनिया है उसकी उपज जो है वो कितनी रहेगी प्रति हेक्टेयर के आधार पे? तो उपज के बारे में पूछा जा रहा है। सिंचित दशा में धनिया की औसत उपज कुंटल प्रति हेक्टेयर है। औसत उपज प्रति हेक्टेयर कितने कुंटल होती है?
तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 5 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो सिंचित दशा इरिगेशन कंडीशन में जो धनिया की औसत उपज होती है वो 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर औसत उपज इसकी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या देखते हैं 35 प्रश्न करता है पंथ हरितमा एक उन्नतशील किस्म है। पंथ हरितमा एक उन्नतशील किस्म है। तो पंथ हरितमा को देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 अदरक, ऑप्शन नंबर 2 धनिया, ऑप्शन नंबर 3 जीरा और ऑप्शन नंबर 4 सौंफ। तो पंथ हरितमा जो किस्म है वो ऑप्शन नंबर 2 धनिया की किस्म है। पंथ हरितमा जो धनिया की किस्म है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36 आज़ाद हरित किस्म है। आज़ाद हरित जो वैरायटी है, जो किस्म है, वो किस फसल की है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या कहता है। ऑप्शन नंबर 1 करेला, ऑप्शन नंबर 2 प्याज, ऑप्शन 3 लौकी और ऑप्शन नंबर 4 टमाटर। तो आज़ाद हरित जो किस्म है ऑप्शन नंबर 3 लौकी की किस्म है, तो हम लोग इसको लौकी के साथ जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 37 शुभकारा एक उन्नतशील किस्म है। शुभकारा जो है वो उन्नतशील किस्म है, किस फसल से संबंधित है। तो शुभकारा के बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए इलायची, ऑप्शन 2 हल्दी, ऑप्शन 3 काली मिर्च और ऑप्शन 4 जीरा। तो शुभकारा जो प्रजाति ऑप्शन नंबर 3 काली मिर्च की प्रजाति है। शुभकारा एक काली मिर्च की प्रजाति है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 38 कहता है स्कारबी रोग संबंधित। इसमें स्कारबी हो गया, इसको रहेंगे स्कर्बी रोग। स्कर्बी रोग संबंधित है, किस विटामिन से संबंधित है। तो कुछ विटामिन के नाम दे रखे गए, तो उनको देखते हैं कौन कौन से विटामिन। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो स्कर्बी जो रोग होता है वो विटामिन सी के कारण होता है। सी की कमी के कारण जो है वो रोग हो जाता है। तो और अगर बात की जाए विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल और विटामिन बी को कहते हैं थायमीन और विटामिन डी जो है वो आपका कैल्सिफेरॉल हो गया। तो विटामिन सी जो है वो हमारा स्कर्बी रोग से संबंधित है। अगर कभी पूछा जाता है विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आप बताएंगे बारबाडोस चेरी। बारबाडोस चेरी जो है विटामिन सी का सर्वाधिक बड़ा स्रोत है। उसके बाद आपका आंवला हो जाता है। आंवले के बाद में आम मिर्च वगैरह की जो ऑप्शन लगा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 39 आलू वानस्पतिक रूप से है। आलू जो है वो वानस्पतिक रूप से क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है रूपांतरित जड़ यानी मॉडिफाइड रूट। ऑप्शन नंबर 2 रूपांतरित तना मॉडिफाइड स्टेम। ऑप्शन नंबर 3 बीज यानी कि सीड और ऑप्शन नंबर 4 पत्ती लीफ। तो आलू वानस्पतिक रूप से क्या है। तो आलू जो है वानस्पतिक रूप से है रूपांतरित तना मॉडिफाइड जो स्टेम जो है वो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। प्याज की औसत बीज उपज कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो प्याज की औसत बीज उपज जो है यानी प्याज को हम बीज के लिए लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर में कितना बीज हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको देखते हैं इसके ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 2 से 3 कुंटल, ऑप्शन 2 कह रहा है 5 से 6 कुंटल, ऑप्शन 3 कह रहा है 8 से 10 कुंटल और ऑप्शन 4 कह रहा है 150 से 200 कुंटल। तो प्याज की जो औसत उपज होती है बीज की वो 5 से 6 कुंटल यानी 1 हेक्टेयर में 5 से 6 कुंटल जो है वो हमको बीज प्राप्त होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 भिंडी में अंकुरण हेतु उचित तापक्रम क्या होता है। भिंडी में जर्मिनेशन के लिए उचित तापक्रम क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो तापक्रम होंगे सारे ये डिग्री सेंटीग्रेड में होंगे, ठीक है। 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 2 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 3 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 4 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भिंडी के जो अंकुरण के लिए उचित तापक्रम चाहिए होगा वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा ऑप्शन सही जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। तो 42 में देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 U4BAC, ऑप्शन 2 एरेसी, ऑप्शन 3 एपोसाइनेसी और ऑप्शन 4 एम्बेलीफेरी।
तो सौंफ का जो कुल है वो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। एम्बेलिफेरी छत्रक समूह में आता है, इसका जो परिवार है एम्बेलिफेरी है, जिसके अंतर्गत आपका जो है वो सौंफ का कुल आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 43, सौंठ बनाने हेतु अदरक की उपयुक्त किस्म है। जो सौंठ का निर्माण किया जाता है अदरक से, तो अदरक की कौन सी किस्म से सौंठ का निर्माण किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए नादिया, ऑप्शन 2 हिमगिरी, ऑप्शन नंबर 3 सुप्रभात और ऑप्शन 4 सुरुचि। तो सौंठ बनाने के लिए अदरक की जो उपयुक्त किस्म है वो नादिया है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 44, सुगुण एक उन्नतशील किस्म है। सुगुण एक उन्नतशील किस्म है, इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है सौंफ का, ऑप्शन 2 अदरक, ऑप्शन 3 जीरा और ऑप्शन 4 हल्दी। तो सगुण जो है वो हमारी ऑप्शन नंबर 4 हल्दी की किस्म है। तो सुगुण कोई भी कार्य अच्छा होता है तो वो हल्दी से प्रारंभ होता है, सगुण के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 उन्नतशील किस्म जो है वो हल्दी की हो जाएगी, ऐसे याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। प्याज में आधारीय बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी रखते हैं। यानी प्याज में जो है हम फाउंडेशन सीड ले रहे हैं, तो फाउंडेशन सीड लेने के लिए उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रहेगी, कितनी दूरी रखनी चाहिए, तो उसके बारे में देखते हैं। तो ऑप्शन कहता है 2000 मीटर, ऑप्शन 2 1500 मीटर, ऑप्शन 3 1000 मीटर और ऑप्शन नंबर 4 500 मीटर। तो प्याज में फाउंडेशन जो बीज लेते हैं उसके लिए जो हमारी पृथक्करण दूरी रहेगी वो 1000 मीटर रहेगी। 1000 मीटर जो है वो हमारी आइसोलेशन डिस्टेंस रहेगी प्याज में आधारी बीज लेने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। फूल गोभी में औसतन बीज उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। यानी फूल गोभी को हम बीज उत्पादन के लिए लगा रहे हैं, तो 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम हमको बीज प्राप्त होगा? तो उसको देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखा। ऑप्शन ए 200 से 300 किलोग्राम बीज, 100 से 175 किलोग्राम बीज, 50 से 80 किलोग्राम बीज और 30 से 40 किलोग्राम बीज। तो देखिए फूल गोभी में औसतन बीज उत्पादन जो एवरेजन सीड प्रोडक्शन रहेगा 1 हेक्टेयर में, वो रहेगा हमारा 100 से 175। 100 से 175 जो है वो हमारा आंसर जाएगा। 100 से 175, उसको दोबारा से कर 100 से 175। तो इसका जो आंसर जाएगा आंसर रहेगा 100 से 175 किलोग्राम बीज जो है वो प्रति हेक्टेयर हमको फूल गोभी का बीज प्राप्त होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 47, पूसा रत्नार एक उन्नतशील किस्म है। पूसा रत्नार एक उन्नतशील किस्म है, इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है प्याज, ऑप्शन 2 दे रखा है टमाटर, ऑप्शन 3 लौकी, ऑप्शन 4 करेला। तो पूसा रत्नार जो किस्म है वो ऑप्शन नंबर 1 प्याज की किस्म है, 47 का फर्स्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 48, अगेती फूल गोभी हेतु बीज दर होगी। अगेती फूल गोभी आप लगा रहे हैं तो उसकी सीड रेट क्या होगी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन इसमें क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर या 2000 से 3000 ग्राम यानी 2 किलोग्राम से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो अगेती फूल गोभी हेतु बीज दर जो होगी वो हमारी ऑप्शन नंबर 2 600 से 700 ग्राम जो बीज है वो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होगा अगेती अर्ली वैरायटी के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 49 कहता है पॉलू रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है। 49 पॉलू रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है, इसके ऑप्शन को देखते हैं। क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 जीरा, ऑप्शन नंबर 2 हल्दी, ऑप्शन नंबर 3 काली मिर्च और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इलायची। तो पॉलू रोग जो हमारा संबंधित है वो ऑप्शन नंबर 3 काली मिर्च से संबंधित है। काली मिर्च में जो रोग लगता है पॉलू रोग जो है वो काली मिर्च में लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 50 को देखिएगा। टमाटर में फलन हेतु सर्वोत्तम रात्रि तापक्रम होता है। टमाटर में जो है
फ्रूटिंग के लिए रात में जो तापक्रम, जो उपयुक्त तापक्रम है वो कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन को देखते हैं, इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा 15 से 20, ऑप्शन 2 25 से 28, ऑप्शन 3 28 से 32 और ऑप्शन 4 5 से 7। तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा रात्रि तापक्रम जो उपयुक्त है वो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तापक्रम हमारा उपयुक्त होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 51, इलायची में प्रवर्धन होता है। तो इलायची में जो प्रवर्धन, जिसको प्रोपोगेशन बोलते हैं, तो प्रोपोगेशन किस प्रकार से होता है। प्रोपोगेशन आपको पता होना चाहिए, दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक प्रोपोगेशन होता है, एक लैंगिक प्रोपोगेशन होता है, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन एंड एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। तो जो इलायची में प्रवर्धन होता है उसमें देखते हैं किस क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन 1 कार्म यानी CORM कॉर्म, ऑप्शन 2 प्रकंद जिसको राइजोम बोलते हैं, कंद हो गया और पत्ती हो गए। तो इलायची में जो प्रवर्धन होता है वो ऑप्शन नंबर 3 प्रकंद यानी कि राइजोम के द्वारा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। सॉरी। धनिया की साधना किस्म किसके प्रति अवरोधी है। जो धनिया की साधना वैरायटी है वो किसके प्रति रेजिस्टेंस है ये कहता है। तो अब इसको हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। 1 नंबर पे क्या दे रखा, चूड़िल आसिता, ऑप्शन 2 उकटा, ऑप्शन 3 तनागांठ और माहू और माइट। तो धनिया की जो साधना किस्म है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी माहू और माइट के प्रति रेजिस्टेंस है। तो इसमें माहू और माइट यानी कि मकड़ी जो है वो अपना आक्रमण नहीं करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 53, अदरक का मुख्य अवयव है। अदरक का मुख्य अवयव है। तो अदरक का मुख्य अवयव क्या है। ऑप्शन नंबर 1 ओलियोरेसिन, ऑप्शन 2 करक्यूमिन, ऑप्शन 3 जो है क्यूमिनॉल और ऑप्शन 4 जो है एनीथॉल। तो देखिए अदरक का जो मुख्य अवयव होता है ऑप्शन नंबर 1 ओलियोरेसिन होता है। ओलियोरेसिन जो तत्व होता है वो पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से आलू की कौन सी किस्म अगेती झुलसा के प्रति अवरोधी है। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म आलू की अगेती झुलसा के प्रति अवरोधी है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 कुफरी बहार, ऑप्शन 2 कुफरी सिंदूरी, ऑप्शन 3 कुफरी ज्योति और ऑप्शन 4 कुफरी चंद्रमुखी। तो देखिए आलू की अगेती झुलसा के प्रति जो अवरोधी किस्म है वो है कुफरी सिंदूरी, ऑप्शन नंबर 2 कुफरी सिंदूरी जो है वो हमारा ऑप्शन राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 55 और 55 प्रश्न कहता है ट्रक गार्डनिंग हेतु उपयुक्त साग भाजी है। तो देखिए जब साग भाजी पढ़ते हैं तो उसमें ट्रक गार्डनिंग जो है वो की जाती है, तो वो किस फसल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आलू, ऑप्शन नंबर 2 मूली, ऑप्शन नंबर 3 मेथी, ऑप्शन नंबर 4 पालक। तो देखिए ट्रक गार्डनिंग जो कहलाती है वो आलू की खेती जो है वो ट्रक गार्डनिंग के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये इसका उत्पादन प्रति इकाई अधिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु हेतु भिंडी की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ग्रीष्म ऋतु में जो हम भिंडी लगा रहे हैं, समर में जो हम भिंडी लगाते हैं, उसकी जो बीज दर है प्रति हेक्टेयर कितनी रहेगी उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 8 से 10 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 2 18 से 20 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 3 5 से 30 ग्राम और ऑप्शन नंबर 4 12 से 15 किलोग्राम। तो भिंडी की जो ग्रीष्मकालीन वैरायटियों के लिए जो बीज दर रहेगी वो ऑप्शन नंबर 2 18 से 20 किलोग्राम बीज दर रहेगी। तो अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे वन लाइनर पे। ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इनको मैंने कुछ कराने की बात की है, लेकिन मैंने सोचा इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो वन लाइनर में आपको सम्मिलित कर दिए जाएँ, तो आप लोग उनको भी अच्छे से देख लीजिए। चलते हैं वन लाइनर की तरफ। वन लाइनर में पहला प्रश्न कहता है फूल गोभी का खाया जाने वाला भाग है। जो फूल गोभी को हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं, जो वाइट पोर्शन होता है, जो वाइट वाला पोर्शन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कर्ड।
कर्ड जो होता है वाइट वाला जो पोर्शन होता है कर्ड, और कर्ड से याद रखिएगा कर्ड कैसा होता है, फूल गोभी का कैसा कलर होता है, सफ़ेद होता है, और कर्ड जो है दही के समान होता है, तो जो खाने वाला भाग हो जाएगा वो कर्ड हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, विपटेल रोग फूल गोभी में किस तत्व की कमी से होता है? तो विपटेल जो बीमारी जो डिजीज़ होती है वो फूल गोभी में वो किस तत्व के कारण होती है? वो मोलिब्डेनम के कारण होती है। मोलिब्डेनम के कारण क्या होती है? विपटेल होती है। और बटनिंग किसके कारण होती है? बटनिंग जो होती है वह नाइट्रोजन की कमी के कारण होती है, वो बटनिंग हो जाती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। पूसा रूबी किस्म है, तो पूसा रूबी किसकी किस्म है? पूसा रूबी जो है वो टमाटर की किस्म है, टमाटर की पूसा रूबी किस्म है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। भिंडी का फल कहलाता है, तो भिंडी का जो फल है वो क्या कहलाता है? तो भिंडी का जो फल है वो कैप्सूल कहलाता है, कैप्सूल टाइप का जो फल है वो भिंडी का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, फूल गोभी के पुष्प क्रम को कहते हैं? फूल गोभी के जो पुष्प क्रम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको साइम कहते हैं, साइम जो फूल गोभी का पुष्प क्रम है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण है? आलू में जो ब्लैक हार्ट हो जाता है, आपने देखा होगा कि आलू जो होता है काटने पे ब्लैक कलर का आपको दिखाई देता है, तो वो कब आपको देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है जब आप कोल्ड स्टोर से आप अपने आलू लेकर वापस आते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जहाँ पे हम भंडारण करते हैं, जहाँ पे हम स्टोरेज करते हैं, ठीक है, भंडारण करते हैं, स्टोरेज करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वहाँ पे ब्लैक हार्ट हो जाता है। और ये जो होता है वो भंडारण के कारण होता है, आप जहाँ भंडारण कह रहे हैं वहाँ पे ये डिजीज़ हो जाती है। एक आलू में होती चिलिंग इंजरी होती, चिलिंग इंजरी होती, यानी जब आलू का टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री के सेंटीग्रेड से नीचे रखा जाता है तो उसमें चिलिंग इंजरी हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूसा स्नोबॉल एक किस्म है, तो पूसा स्नोबॉल एक फूल गोभी की किस्म है, अभी बताई भी थी, पूसा स्नोबॉल फर्स्ट और पूसा स्नोबॉल 16, ये फूल गोभी की किस्म है। अगला प्रश्न है, लहसुन प्रति हेक्टेयर लगाने के लिए आवश्यक क्लोब चाहिए? यदि हम 1 हेक्टेयर में लहसुन लगा रहे हैं तो उसमें कितने क्लोब, यानी कि क्लोब जो इस तरह से आपको जो होती हैं, जो क्लोब से पूरा आपका एक लहसुन की गांठ तैयार हो जाती है, तो कितने क्लोब चाहिए होती? 500 किलोग्राम क्लोब चाहिए होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लौंग आम तौर पर इस्तेमाल, ये आम तौर एक ही में रहेगा। लौंग आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला पौधों के किस हिस्से से प्राप्त होता है? यानी जो लौंग होती है वो हमें पौधे के किस हिस्से से प्राप्त होती है? तो लौंग जो होती है वो फूल से प्राप्त होती है, तो आप देखेंगे कभी भी फूल के समान जैसा दिखाई देता है, तो फूल से प्राप्त होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्याज उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो प्याज उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र स्पेशली नासिक साइड में होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। पत्ता गोभी का खाया जाने वाला भाग, पत्ता गोभी का जो खाया जाने वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। आपने देखा होगा सर के समान होता है तो वो हेड होता है, और फूल गोभी का क्या होता है? कर्ड होता है। तो पत्ता गोभी का हेड होता है और फूल गोभी का कर्ड होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फूल गोभी एवं पत्ता गोभी के फल का प्रकार है, तो फूल गोभी और पत्ता गोभी का जब हम सीड निकलेगा तो वो जो बीज है उसको किस प्रकार का फल का प्रकार है? तो सिल्कुआ टाइप का होगा। सिल्कुआ में आपका हमेशा याद रखिएगा, सिल्कुआ में क्या क्या आता है, जो भी आपके सरसों वगैरह है ये सिल्कुआ टाइप में ही आपके आएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या सिल्कुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। खीरा, ककड़ी, बैंगन, मटर, ग्वार का उत्पत्ति स्थल है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कवर कर दिए खीरा, ककड़ी, बैंगन, मटर, ग्वार, तो इनका जो उत्पत्ति स्थल है वो भारत है, भारत जो इनका उत्पत्ति स्थल है, ओरिजिन प्लेस। टमाटर में फलों का फटना किस तत्व की कमी से होने वाला विकार है? यानी फ्रूट क्रैकिंग ऑफ टमाटो डिफिशियंसी बाय बोरॉन, बोरॉन की कमी से, बी फॉर बोरॉन, तो बोरॉन की कमी से जो है वो टमाटर में फ्रूट क्रैकिंग हो जाती है, फल जो हैं वो फटने लगते हैं।
अब आगे देखते हैं। आगे जो है, आगे हमने आपको एक टेबल दे रखी है, उस टेबल को देखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट टेबल है और इससे भी प्रश्न आपके बनेंगे। तो इसमें कुछ प्रश्न पोमोलॉजी के भी होंगे, फ्लोरिकल्चर के भी होंगे और आपका वेजिटेबल के भी दे रखे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट होंगे, एक बार देखते चले जाइए। इम्पोर्टेंट तो सारे जैसे पहला दे रखा, पपीते का पीला रंग होता है तो कैरिका जेंथिस के कारण होता है। सेब का लाल रंग जो होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। अब देखो टमाटर का आ गया आपका वेजिटेबल से संबंधित, तो लाइकोपीन के कारण जो होता है टमाटर का जो होता है वो लाल रंग होता है। अच्छा, टमाटर जब पीला होता है, पीला रंग जो टमाटर में होता है तो वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। बीटा कैरोटीन के कारण टमाटर का जो होता है पीला रंग होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है। मिर्च में जो अगर रंग की बात की जाएगी तो कैप्सेथिन के कारण होगी, और मिर्च में जो तीखापन होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। तो लाल रंग मिर्च में कैप्सेथिन और मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, कैराटिन के कारण होता है, और गाजर का जो लाल रंग होता है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। गाजर का पीला रंग कैराटिन के कारण होता है, गाजर का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। अब हल्दी का पीला रंग अभी ऑप्शन में भी करवाया था आपका, कुरकुमिन के कारण होता है। अगला आगे देखते हैं। आगे दे रखा है करेले में कड़वाहट। करेले में जो कड़वाहट होगी वो मार्मोडिकोसाइट के कारण होती है, मार्मोडिकोसाइट के कारण होती है। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटासिन के कारण होती है, ये कराया गया क्वेश्चन अभी आपको। प्याज में पीला रंग क्यूरेसिटीन के कारण होता है। प्याज का जो पीला रंग होगा वो क्यूरेसिटीन के कारण होगा। प्याज में जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होगा। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। प्याज में जो तीखापन होता है, प्याज में जो तीखापन जो चरपराहट होती है वो किस कारण होती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। मूली में जो तीखापन होगा वो आइसोसाइनेट के कारण होगा। सरसों में जो तीव्र गंध आती है, एक चरपराहट जो आती है वो सिनीग्रीन के कारण आती है। सिनीग्रीन के कारण जो होते हैं सरसों में तीव्र गंध आती है। लहसुन में तीखापन जो होता है डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण होती है, डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण होती है। और प्याज में होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आलू में कंद का हरापन, आलू में कंद का हरापन जो आपको कराया सोलेनिन के कारण होता है। काली मिर्च में तीखापन होता है ओलियोरेजिन के कारण होता है। पत्ता गोभी में तीव्र गंध किस कारण आती है? सिनीग्रीन के कारण होती है। पत्ता गोभी में भी जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें गंध आती है। ये आपके दो टेबल हो गई। और तीसरी टेबल इसको देख लीजिएगा, इंस्टीट्यूशन से संबंधित है ये। इसमें जो है वो हॉर्टिकल्चर के इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं उन पर थोड़ी सी बात करेंगे। इंस्टीट्यूट उसका जो शॉर्ट फॉर्म दे रखी गई है, शॉर्ट फॉर्म के बाद में आपको जो दे रखी गई है उनकी फुल फॉर्म दे रखी गई, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएंगी। ये आपके इंस्टीट्यूट का पूरा नाम हो जाएगा, ये स्थान हो जाएगा और ये राज्य हो जाएगा, यानी वो कहाँ पे स्थित है। तो पहले अगर हम बात कर लेते हैं इसमें हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, तो इसमें ओलोरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी सब कुछ कवर हो जाएगा। CISTH इसको फुल फॉर्म कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये कहाँ पे? लखनऊ में है, और लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला होता है हमारा CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। तो ये केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा। अगला है CTCRI सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पड़ेगा आपका? तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ेगा। CPCRI सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय बागवानी रोपण अनुसंधान संस्थान। ये पड़ेगा आपका केसरगोड केरला में। तो अगला प्रश्न अगला देखते हैं। CPCRI ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च अनुसंधान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे आपका? कुफरी। और कुफरी कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में। कुफरी जो है आपका वो हिमाचल प्रदेश में है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा आता है, अगले में बात करते हैं। IIHR ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सब में पढ़ना पड़ेगा। तो IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये आपका कहाँ पड़ जाएगा? ये आपका बेंगलुरु घसरकट्टा कर्नाटका में पड़ेगा। ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर में आपने देखा होगा जो भी अर्का प्रजाति लग के आती हैं, वो अर्का किसी भी प्रजाति के आगे अर्का लगा हुआ होता है
त्वरका जो निकलती है वो IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हजरकट्टा बेंगलोर को यानी कर्नाटक से निकलती है। फिर अगला आता है आपका IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस एंड रिसर्च। तो ये हो जाएगा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ पे स्थित है, कालीकट, और कालीकट कहाँ पे, केरला में। अगला है CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड एग्रीकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड एग्रीकल्चर, ये आपका बीकानेर राजस्थान में है। अगला है CRIC, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर चीको, सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च फॉर चीको, ये आपका मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है, तो आपको मुजफ्फरपुर बिहार का हो जाएगा। अगला है NRBC, नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना यानी राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में पड़ जाएगा। सेंटर रिसर्च फॉर काजू, ये आपका पुतूर केरला में पड़ जाएगा। अगला देखते हैं NRCC, किसके लिए NRCC के बारे में बात किया जाएगा, सीट्रस, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीट्रस, ये आपका कहाँ पड़ जाएगा, नागपुर, नागपुर कहाँ, महाराष्ट्र में पड़ जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र में। NRCG, नेशनल रिसर्च फॉर ग्रेप्स, ये आपका कहाँ, नेशनल रिसर्च फॉर ग्रेप्स, ये आपका पुणे महाराष्ट्र में। DMR, डायरेक्टर रिसर्च फॉर मशरूम, ये आपका सोलन हिमाचल प्रदेश में। NRCM, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये आपका हो जाएगा आनंद, गुजरात में है, यानी कि राष्ट्रीय औषधीय और सुगंधित पौधे अनुसंधान केंद्र, इसको कहते हैं NRC, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। अगला है NRCOG, नेशनल रिसर्च फॉर ऑनियन एंड गार्लिक, OG होता है ऑनियन एंड गार्लिक, यानी कि प्याज और लहसुन, तो ये कहाँ हो जाएगा, नासिक महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है, NRCOG, ये आपको करा दिया। NRCO, नेशनल रिसर्च फॉर ऑर्किड, तो ऑर्किड जो फ्लावर से संबंधित है, और ये कहाँ स्थित, गंगटोक, ये आपका गंगटोक में हो जाएगा। गंगटोक कहाँ पे, सिक्किम में है, गंगटोक सिक्किम में। NRCO, NRCSS, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर, क्या हो जाएगा आपका, स्पाइसेस, तो ये कहाँ, तबीजी, अजमेर में राजस्थान, नेशनल रिसर्च मसालों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। IIBR, ये आपको कराएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में। NHBC, नेशनल बोर्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, नेशनल बोर्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये गुड़गांव आपका हरियाणा में। तो ये आपके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस के जो प्रश्न हैं उनको थोड़ा सा कराया गया। उम्मीद है इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में आई होप आप लोग कॉपी बनाते रहेंगे, जिससे आपको आने वाले परीक्षाओं में प्रश्नों को अच्छे से याद हो सके। तो आज की श्रृंखला को यहीं पे विराम देते हैं। गुड नाइट।